दोस्तों, भूतों की शादी एक ऐसा डिमोनिक मंजर है जिसमें हर तरह की शैतानी चीजें होती हैं। एक फोरेंसिक डॉक्टर और एक इन्वेस्टिगेटर अब एक गांव में इन्वेस्टिगेट करेंगे इस भूतों की शादी के अर्बन लेजेंड को। और जो उनके साथ होगा वो आपकी रूह हिला देगा, क्योंकि ये लेटेस्ट चाइनीज हॉरर मूवी ब्राइट बियॉन्ड कमाल की है। कहानी इंटरेस्टिंग है और क्योंकि चाइना अपने हॉरर कंटेंट को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रखता है, तो ये कहानी हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को दिखाकर भी बुरी तरीके से डराने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ये दोनों चीजें करोगे ना तो और लोग मेरी इस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे और मेरे को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। एनीवे, अब सीधा चलते हैं ब्राइट बियॉन्ड मूवी की एक डिमोनिक कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है एक आदमी के साथ जो काफी अमीर था और एक नौकरानी से पूछ रहा था कि क्या मे सच में मर गई। नौकरानी के हिसाब से खबर बिल्कुल सच्ची है और मे मर चुकी है। मे कौन है हम नहीं जानते, पर अचानक इस आदमी के साथ होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें। मे की एक फोटो में से खून निकलने लगता है और अब डर के मारे ये आदमी भागता है अपनी जान बचाकर। भागकर ये आदमी पहुंच जाता है एक ब्रिज पे जहाँ पे काफी सारी चीजें धुंधली थी और आदमी के सामने आ जाती है एक बारात। ये बारात थी घोस्ट मैरिज की और शादी हो रही थी चार्ल्स नाम के एक लड़के की मे नाम की एक लड़की से। हमें पता चलता है कि चार्ल्स यही आदमी है और बारातिये अब डिमोनिक तरीके से चार्ल्स की शादी करवाने के लिए आ रहे थे मे की आत्मा से। देन चार्ल्स फंस जाता है एक लाल जगह पे जहाँ पे मे की आत्मा आकर उसे बुरी तरीके से डराती है। डर के मारे चार्ल्स जाकर छिप जाता है घर में और वो बड़बड़ाने लगता है कि कैसे मे की आत्मा स्कारलेट व्रैथ में बदल गई है। बेसिकली दोस्तों, स्कारलेट व्रैथ चाइना में गुस्सेल आत्मा को बोला जाता है जो अपना बदला लेने वापस आती है। एनीवे, मे की आत्मा से बचकर चार्ल्स छिप जाता है चादर के अंदर, पर वो आत्मा चादर में ही चार्ल्स का दम घोटने लगती है। हम एक घोस्ट मैरिज की आल्टर भी देख पाते हैं जिसमें चार्ल्स और मे की डिमोनिक तस्वीरें लगी हुई थी और मे की आत्मा बोल रही थी कि वो अब हमेशा साथ रहेंगे। देन वो चादर लाल रोशनी से भर जाती है और चार्ल्स एक लाल चुन्नी में लपटकर पहुंच जाता है मंदिर के सामने। वहां पे वो आत्मा अब चार्ल्स को शादी की रस्में करवाती है जिसमें चार्ल्स को 3 बार सर झुकाना पड़ता है। एक बार धरती और स्वर्ग के लिए, एक बार बड़े बूढ़ों के लिए और एक बार अपनी बीवी के लिए। ऐसा होते ही शादी खत्म हो जाती है और एक लाल कफन से बाहर निकलती है मे की एक खौफनाक शैतानी आत्मा। अब सीन आता है कुछ आदमियों पे जो जंगल में छिपे हुए थे और चार्ल्स और मे की शैतानी कहानी के बारे में बात कर रहे थे। कहानी के हिसाब से मे ने देन चार्ल्स को लेकर चले गई थी नरक में। देन वो लोग बात करते हैं कि आखिर एक आत्मा स्कारलेट व्रैथ में बदल कैसे जाती है। अब इस सवाल के ऊपर एक और कहानी थी। दोस्तों, इस गांव में ओथ ब्रेकर नाम का एक डीमन घूमता है और वो शिकार बनाता है उन औरतों का जो थोड़ी सी पागल होती है। उन पागल औरतों को मारकर ओथ ब्रेकर उनकी आत्माओं को जोड़ देता है नरक की शैतानी शक्तियों से। ऐसा करने से वो आत्माएं बदल जाती है स्कारलेट व्रैथ में, जो एक गुस्सैल डिमोनिक आत्मा है। यानी दोस्तों, मे भी कोई पागल औरत होगी जिसे ओथ ब्रेकर डीमन ने मार दिया होगा और वो बन गई होगी स्कारलेट व्रैथ। एनीवे, हमें पता चलता है एक छोटी लड़की टीमी के बारे में जिसे अभी कुछ दिन पहले ओथ ब्रेकर ने नदी में डुबाकर मार दिया था। वो लड़की थी गांव के चीफ की बेटी और इसलिए गांव का चीफ ओथ ब्रेकर डीमन को इस गांव से भगाना चाहता है। ऐसा करने के लिए ही चीफ ने हायर करा है इन आदमियों को जो जंगल में बैठे हुए हैं। नाउ इन आदमियों से एक की बेटी थी जो, जिसे पागल औरत के रूप में बिठाल रखा था जंगल में ताकि ओथ ब्रेकर डीमन सामने आ जाए। सब लोग जो पे नजर रखे हुए थे और कुछ ही देर में सबको दिखाई देती है एक शैतानी शक्ति जंगलों में। हालांकि सारे आदमी जल्दी बाहर आ जाते हैं और वो डिमोनिक शक्ति समझ जाती है कि जो कोई पागल औरत नहीं है। सब भागते हैं एंटिटी को पकड़ने के लिए, पर एंटिटी गायब हो जाती है। इस भागादौड़ी में जो पहुंच जाती है गहरे जंगलों में जहाँ पे उसे मिलती है कागज की गुड़िया। वो गुड़िया टूट जाती है और जो को एक अनजान शक्ति बोलती है कि उसे वापस गांव में नहीं आना चाहिए था। तभी जो के पास आ जाता है उसका पार्टनर लियम। यहाँ पे हमें फाइनली पता चलता है कि जो एक फोरेंसिक डॉक्टर है जो गांव में वापस आई है अपने पापा की इस केस में मदद करने, और लियाम इन्वेस्टिगेटर है इस गांव का। लियाम जो की मदद कर रहा है और ये दोनों काफी दिन से उस ओथ ब्रेकर डीमन को पकड़ने की कोशिश में है और अभी तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। हमें अब बातों से पता चलता है कि ये गांव हद से ज्यादा भूतिया है। एंड देन जो और लियोम को सामने दिखाई देती है
कुछ लाल रोशनी। दोनों लोग छिप जाते हैं और जल्द ही वो लाल रोशनी बदल जाती है बहुत सारी आत्माओं में जो इधर उधर भटक रही थी। आत्माओं के जाने के बाद लियाम जो को बताता है कि वो आत्माएं थी कॉर्प्स वॉकर, यानी वो आत्माएं जो मरने के बाद भी चलना नहीं छोड़ती। काफी देर वॉक करने पे वो पहुंचते हैं एक छोटे से टाउन में जहाँ पे कोई भी नहीं था। जमीन पे पड़ा हुआ उन्हें मिलता है खून, और जब लियाम एक घर के दरवाजे पे जाके मदद मांगता है तो एक आदमी आता है बाहर। वो पूछता है कि अगर लियाम अकेला है तो, पर जो की आवाज सुनते ही वो आदमी गेट बंद कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे ये गांव वाले औरतों से ज्यादा मतलब नहीं रखते। इन दी एंड ये दोनों पहुंच जाते हैं एक जगह पे जहाँ पे वो लाशें रखी जाती है जिनका कोई घर वाला नहीं है फ्यूनरल करने के लिए। वहाँ पे लियाम आत्माओं को पहले बोल देता है कि ये दोनों बस एक रात यहाँ पे रुकेंगे और कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे। जवाब के तौर पे एक कफन अपने आप गिर जाता है, पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। वहाँ पे वो दोनों दिन एक अबैंडन से घर में जाते हैं जहाँ पे हर जगह लाशें थी और जो को काफी ज्यादा डर लग रहा था। एक कफन अपने आप बंद हो जाता है, यानी ये दोनों शायद आत्माओं से घिरे हुए थे। लियाम देन आग जलाता है और अब बातों में हमें पता चलता है कि टीमी को, जिसे अभी ओथ ब्रेकर ने नदी में डुबाकर मारा है कुछ दिनों पहले, तो वो लड़की असल में लियाम के लिए छोटी बहन जैसी थी। इतना ही नहीं, अभी जब उस आदमी ने जो की आवाज सुनते ही दरवाजा बंद कर दिया था तो उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ये गांव वाले स्कारलेट व्रैथ की आत्माओं से बचने की कोशिश में रहते हैं। बेसिकली ये गांव हद से ज्यादा अंधविश्वास पे यकीन करता था। नाउ लियाम जो को बोलता है वापस शहर जाने के लिए, पर जो मना कर देती है क्योंकि वो अपने परिवार और दोस्तों की मदद करना चाहती थी इस केस को सुलझाने में। जो और लियाम बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे की काफी परवाह करते थे। हमें ये भी पता चलता है कि जब जो की मां मरी थी तो गांव वालों ने रैशनल रीजन देने की बजाय ये बोल दिया था कि जो श्रापित है और उसके श्राप की वजह से उसकी मां मर गई। यही रीजन था कि जो ने गांव छोड़ दिया था। अब ये दोनों सोने चले जाते हैं और देर रात को जो को आता है एक भयंकर सपना। उसके मुंह पे गिरने लगता है खून और हर जगह पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है। इन दी एंड एक स्कारलेट व्रैथ आत्मा आ जाती है जो के पास और बोलती है कि क्या तुम मुझे भूल गई। ये सुनते ही जो डर के मारे जाग जाती है और हम समझ जाते हैं कि जो का इस गांव से कोई बड़ा रिश्ता है। देन लियाम निकलता है एक कब्र से जो कब्र में सो रहा था क्योंकि जो जोर जोर से खराटे मार रही थी। हालांकि तभी एक आत्मा बाहर आती है एक और कब्र से और वो बाहर चली जाती है ये बोल के कि शादी होने वाली है। दोनों जो और लियाम भागते हैं उस आत्मा के पीछे और जंगल में हम देखते हैं कि बहुत सारे डिमोनिक लोग हैं। एक ग्रुप था जिसने लाल कपड़े पहने हुए थे, एक दूसरा ग्रुप था जिसने व्हाइट कपड़े पहने हुए थे। यहाँ पे हो रही थी घोस्ट मैरिज। लड़की मरी हुई थी जिसका नाम था ही और लड़के का नाम था काओ, जिसे बेहोश कर कर लिटाया हुआ था। ये सब आके जो और लियाम पेड़ों के पास से देखने लगते हैं। देन घोस्ट मैरिज में गांव वाले लड़के को रख देते हैं लड़की की कब्र के ऊपर। देन सब लोग नाचने गाने लगते हैं और ये सब कुछ काफी ज्यादा क्रीपी था। इस सेरेमनी में से एक तालिस्म उड़कर आकर गिर जाता है जो और लियाम के पास, जिसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि दोस्तों टिमी जो डूबकर मर गई थी उसकी लाश के पास भी यही सेम तालिस्म मिला था। नाउ ये तालिस्म उड़कर आया था एक प्रीस्टेस के पास से। दोनों को शक हो जाता है कि शायद ओथ ब्रेकर कोई डीमन नहीं है और शायद ये प्रीस्टेस कुछ डिमोनिक कर रही है। हालांकि इससे पहले जो और लियाम कुछ भी कर पाते, एक आदमी आता है, प्रीस्टेस को बताता है कि उसे बुलाया गया है जाओ परिवार के घर पे। वो बुलावा इतना इम्पोर्टेंट था कि प्रीस्टेस घोस्ट मैरिज छोड़कर जाती है जाओ परिवार के घर। वहां पे वो जाकर देखती है किसी लाश को जिसे सफेद कपड़े में बांध रखा था। एंड देन प्रीस्टेस अपने मुंह पे खून लगाकर नाचना स्टार्ट कर देती है। ये सारा रिचुअल जो और लियाम बाहर से आकर देख रहे थे। नाउ रिचुअल में प्रीस्टेस आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोलती है और सारा एटमॉस्फेयर हरा हरा हो जाता है और वो लाश जो थी वो हो जाती है जिंदा। हमें पता चलता है कि ये लाश है चार्ल्स की, वही आदमी जो मूवी की शुरुआत में मारा गया था। चार्ल्स जाओ परिवार का वारिस था, एक लौता। तो पूरी की पूरी फैमिली ये जानना चाहती थी कि चार्ल्स आखिर मरा कैसे। इस काम के लिए प्रीस्टेस को बुलाया गया था। नाउ रिचुअल में चार्ल्स की आत्मा घुस जाती है प्रीस्टेस के अंदर और वो बताती है कि उसे मारा था मे की आत्मा ने।
चार्ल्स अब मे की आत्मा से बदला लेना चाहता है और ये सब सुनकर सारे परिवार वाले शोक मनाने लगते हैं और प्रीस्टेस हो जाती है बेहोश। ये सब देखकर लियाम और जो चौंक जाते हैं और वो एक भिखारी से पूछते हैं कि इस घर में हो क्या रहा है। भिखारी बताता है कि मे नाम की एक नौकरानी जाओ परिवार के लिए काम करती थी, पर मे चार्ल्स के प्यार में पागल थी। चार्ल्स ने मे को रिजेक्ट कर दिया था और इसलिए मे ने खुदकुशी कर ली थी। मे की आत्मा को देन ओथ ब्रेकर डीमन ने बदल दिया था स्कारलेट व्रैथ में, जिसके बाद मे चार्ल्स को मारकर अपने साथ नरक ले गई। इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए प्रीस्टेस जाओ के परिवार में आई हुई है। नाउ प्रीस्टेस को जब होश आता है तो वो जाओ के परिवार को साफ साफ बोल देती है कि मे की आत्मा एक स्कारलेट व्रैथ है जिसे वो नहीं रोक सकती। बाहर दरवाजे पे अब लियम जो को स्कारलेट व्रैथ के अर्बन लेजेंड के बारे में समझाता है, जो आप लोग ऑलरेडी ही जानते हो। परिवार का मुखिया नाउ परेशान था क्योंकि घर में पैरानॉर्मल चीजें हो रही थी। प्रीस्टेस के हिसाब से मे की स्कारलेट व्रैथ बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो अपने गुस्से से काफी सारे लोगों को मार डालेगी। सब लोग अब भीख मांगने लगते हैं प्रीस्टेस से और इन दी एंड प्रीस्टेस मान जाती है स्कारलेट व्रैथ को रोकने के लिए। सीन एक गुफा में आता है जहाँ पे मे के कफन के साथ प्रीस्टेस एक रिचुअल करने वाली थी। कफन लाल हो गया था जिससे सब डर जाते हैं क्योंकि फ्यूनरल के टाइम पे वो काला था। मुखिया अब उस कफन को खुलवाता है और ये सब कुछ गांव वालों के साथ साथ जो और लियम भी देख रहे थे। नाउ कफन खुलने पे सबकी रूह कांप जाती है क्योंकि लाश उसमें नहीं थी। तभी गुफा में आ जाती है मे की शैतानी आत्मा जो गांव वालों को धमकी देने लगती है कि वो सब लोगों को मार डालेगी। अचानक दिन 2-3 गांव वालों को सीजर्स आने लगते हैं, पर प्रीस्टेस स्टार्ट कर देती है एक छोटा सा रिचुअल। वो तालिस्म जलाकर गांव वालों को होश में ले आती है एंड देन स्कारलेट व्रैथ के अंदर आग लगा देती है। प्रीस्टेस चुड़ैल को भगा देती है, पर जाते जाते वो आत्मा जो को ये बोलकर जाती है कि उसे वापस गांव में नहीं आना चाहिए था। एक लाल फूल जो के पास अपने आप गिर जाता है और जो नोटिस करती है एक लाल धागा मे के पैर में। उस धागे को देखकर मे को याद आती है एक पुरानी बात जिसमें बचपन में मे एक दूसरी लड़की के साथ थी। और इन सारी चीजों को आप ऑब्वियसली याद रखना। फूल उठाते ही जो को भी मे दिखना बंद हो जाती है। देन प्रीस्टेस खुलवाती है एक दूसरा कफन जिसके अंदर मिल जाती है मे की लाश। नाउ मे की लाश तो मिल गई थी पर उसकी गुस्सेल आत्मा अभी भी अशांत है। प्रीस्टेस के हिसाब से आत्मा को रोकने का एक ही रास्ता था। असल में चार्ल्स कुआरा मरा था और इसलिए मे की आत्मा चार्ल्स की आत्मा के पीछे पड़ी हुई है क्योंकि वो उससे शादी करना चाहती है। प्रीस्टेस बताती है कि अगर ये लोग चार्ल्स की आत्मा को समन कर उसकी शादी करा देंगे किसी और आत्मा से जो मे की आत्मा नहीं है, तो मे की आत्मा ऑलरेडी शांत हो जाएगी क्योंकि वो आत्मा एक शादीशुदा लड़के के साथ जुड़कर नहीं रह सकती। नाउ तभी जो आ जाती है प्रीस्टेस के सामने और वो प्रीस्टेस को बताने लगती है एक ढोंगी, जो के हिसाब से ये सब कुछ भूतिया ड्रामा एक बड़ा ढोंग है क्योंकि ओथ ब्रेकर डीमन कोई इंसान है जो लोगों को मार रहा है और इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो शहर से आई है। लियम जो गांव का मेंबर ही था वो भी इस इन्वेस्टिगेशन में साथ दे रहा है और जब जो लियम को बाहर आने के लिए बोलती है तो लियम गायब हो गया था। नाउ ऑब्वियसली ये गांव वाले सुपरस्टिशन पे यकीन करते थे और ये सब लोग पागल है भूत प्रेतों के पीछे, तो ऑब्वियसली जो की बातों को कोई भी नहीं सुनता। सब लोग प्रीस्टेस का ही साथ देते हैं और जो को बुरा भला बोलने लगते हैं। जो इन दी एंड भाग जाती है ये कह के कि वो इस केस को एंड में सुलझा ही लेगी। प्रीस्टेस को भी लगने लगता है कि शायद ये लड़की कुछ उल्टा सीधा ना करे। नाउ जब जो गुफा के बाहर जा रही थी तभी लियम उसे साइड में खींच लेता है। वो उसे समझाता है कि वो दोनों अभी अपनी आइडेंटिटीज ऐसे पूरे गांव में नहीं बता सकते। जो के हिसाब से उन पे सबूत था क्योंकि जो तालिस्म टीमी की लाश से मिला था वही तालिस्म ये प्रीस्टेस यूज करती है। ऑब्वियसली पर गांव वाले इस पे यकीन नहीं करेंगे तो इन्हें अभी और ज्यादा सबूत की जरूरत थी। वहीं अब प्रीस्टेस एक वर्कर से मे की लाश को उठवा देती है। ये सब छुपकर जो और लियम भी देखने लगते हैं। जाओ के परिवार की एक औरत प्रीस्टेस को पैसे देती है और साथ ही साथ देती है एक कड़ा पेमेंट के तौर पे और धीरे धीरे ये खेल डिमोनिक से ज्यादा क्रिमिनल वाला लग रहा था। एक टहनी से उतारा जाता है एक लाल पोशाक को और वहीं एक लड़की को हम देखते हैं
हैं जो पूरे गांव में नाच रही थी लाल कपड़ों में। साथ में हम काफी अजीब विजन्स को भी देखते हैं जिससे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। शायद इस सब का मतलब हम लोग जल्दी ही समझ जाएंगे। नाउ मे की लाश को रख दिया जाता है एक अबैंडन जगह पे। सब लोगों के जाने के बाद जो और लियम जाते हैं उस जगह पे और देखते हैं मे की लाश को जो तालिस्म से ढकी हुई थी। ये सेम तालिस्म थे टिमी की लाश वाले। तभी लाश उठकर बैठ जाती है। जो लाश को दोबारा लिटा देती है और लियाम को समझाती है कि कई बार लाशें अपने आप उठकर बैठ जाती है क्योंकि शरीर में बहुत सारी गैसेस बिल्डअप हो जाती है। ये कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं था। नाउ सेम टाइम पे वो लाल कपड़ों वाली लड़की बाहर आकर घर के अंदर देखने लगती है। देन लियाम नोटिस करता है कि ये जो तालिस्म लगे हुए हैं इनका मतलब है भूत भगाना। यानी अगर ये तालिस्म भूत भगाने का काम कर रहा है तो घोस्ट मैरिज में जो अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी जंगल के अंदर, उसके अंदर प्रीस्टेस ये तालिस्म यूज क्यों कर रही थी। बेसिक सी बात है कि प्रीस्टेस भूत भगाने वाले तालिस्म यूज क्यों करेगी भूतों की शादी में, क्योंकि भूत तो फिर शादी में आएंगे ही नहीं। यानी कि जो और लियम का शक बिल्कुल सही था और ये प्रीस्टेस कुछ तो छिपा रही है। थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करने पे पता चलता है कि मे प्रेग्नेंट थी। समझ ये नहीं आ रहा था कि टिमी तो डूब कर मरी थी और मे लटक कर। दोनों मौतों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं बन रहा था और दोनों मौतों का शक जा रहा था प्रीस्टेस पे। तभी वो दोनों देखते हैं उस लाल ड्रेस वाली लड़की को जो तुरंत भाग जाती है। भागकर वो पहुंच जाती है जाओ के परिवार के घर के पास, जहाँ पे नौकर लोग उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि दोस्तों ये लड़की थी मे की छोटी बहन लीसा और लीसा मे की तरह थोड़ी सी पागल थी। नाउ लीसा को आकर बचा लेते हैं जो और लियम, और जब ये दोनों इसका चेहरा देखते हैं तो दोनों ही चौंक जाते हैं क्योंकि कल रात को घोस्ट मैरिज से पहले उस अबैंडन जगह पे जब कब्र से वो आत्मा निकली थी ना, तो वो आत्मा नहीं थी, वो थी लीसा। एनीवे लियम और जो नोटिस करते हैं कि लीसा ने स्कारलेट रैत के कपड़े पहने हुए हैं जिसमें से कैरोसिन ऑयल की स्मेल आ रही थी। लीसा बताती है कि उसने ये कपड़े चुराए थे ओथ ब्रेकर डीमन के घर से। जी हाँ, वही डीमन जिसकी तलाश में ये लोग थे। लीसा जानती थी ओथ ब्रेकर का ठिकाना और अब वो जो और लियम को भगा कर ले जाती है ओथ ब्रेकर के घर। ये पुरानी खंडर जगह थी जिसके अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जो और लियम इन्वेस्टिगेट करते हैं पर अचानक वो डीमन हमला कर देता है जो पे। दोनों लोग डीमन से लड़ाई करते हैं पर डीमन बचकर भाग जाता है। हालांकि इस लड़ाई से ये साफ हो गया था कि ओथ ब्रेकर भी कोई इंसान है, डीमन नहीं है। वो गिरा कर चले गया था एक कड़ा और ये सेम कड़ा लियम ने प्रीस्टेस के पास देखा था। फाइनली अब तो कोई कह ही नहीं सकता कि कुछ डिमोनिक है, सब कुछ किसी बड़े मास्टरमाइंड क्रिमिनल का प्लान था। नाउ इस भगदड़ के एंड में जो के सर पे कोई मारकर उसे बेहोश कर देता है। लियम जो को संभालता है पर देन लियम को भी कोई मारकर बेहोश कर देता है। यहाँ से सीन आता है तांगजिन नाम के एक आदमी पे जो एक इल्लीगल डिमोनिक काम कर रहा था। तांगजिन के घर में बहुत सारी लड़कियों की लाशें थी जिन्हें दुल्हन बना के रखा हुआ था। तभी तांगजिन के पास आ जाती है प्रीस्टेस और ये खरीदने आई थी एक दुल्हन की लाश को ताकि चार्ल्स की शादी उस लाश से कराई जा सके। यानी सच में ये प्रीस्टेस कोई ढोंगी है। ये घोस्ट मैरिज कराती है लाशों से ना कि आत्माओं से। एनीवे प्रीस्टेस को कोई लाश पसंद नहीं आती और उस पे इस बात का सल्यूशन था। प्रीस्टेस अपने साथ लेकर आई थी बेहोश जो को। यानी दोस्तों वो ओथ ब्रेकर डीमन भी प्रीस्टेस के लिए ही काम करता है। प्रीस्टेस तांगजिन को बोलती है जो को दुल्हन बनाने के लिए, इससे पहले इस लड़की को होश आ जाए। तांगमिन पैसों के बदले बहुत जल्दी जो को बदल देता है एक सुंदर दुल्हन में। प्रीस्टेस जो को और ज्यादा दवाई खिला देती है ताकि उसे शादी के बीच में भी होश ना आ जाए और वहीं लियम को होश आता है एक बंद कब्र में। उस बेचारे को मरने के लिए छोड़ दिया गया था पर लियम जानता था ऐसी सिचुएशन से निकलना कैसे है। वो सिक्कों का इस्तेमाल करता है कफन सील को तोड़ने के लिए और वो जल्द ही आजाद हो जाता है। सीन जाओ के परिवार के घर पे आता है जहाँ पे घोस्ट मैरिज की तैयारी जोरों शोरों से हो रही थी। जल्दी ही ढोंगी प्रीस्टेस आ जाती है जो को लेकर एक कफन के अंदर। परिवार वाले कफन खोलते हैं पर जो को कोई पहचानता नहीं क्योंकि उसके मुंह पे सोने
सोने का मास्क लगा दिया था। झूठी बातें बोलकर प्रीस्टेस जाओ के परिवार को खुश कर देती है, पर तभी गांव वालों की भीड़ में आ जाता है लियम। वो एक पल में ही समझ जाता है कि कफन के अंदर जो होगी और वो तुरंत भागता है अपनी दोस्त को बचाने। ऑब्वियसली सारे गांव वाले तुरंत लियम को पकड़ लेते हैं। सब लोग अंधविश्वास के साथ अंधे हो गए थे। लियम सबको प्रीस्टेस का कड़ा भी दिखाता है और सारी सच्चाई बताता है कि कैसे प्रीस्टेस की पूरी एक टीम है जो ढोंग कर रही है पूरे गांव के साथ। पर प्रीस्टेस उल्टा लियम पे इल्जाम लगा देती है कि उसने उसका कड़ा चुरा लिया होगा। प्रीस्टेस की एक बात लियम पे भारी पड़ जाती है और सारे लोग मुखिया के कहने पे लियम को पीट पीट कर लॉक कर देते हैं कमरे के अंदर। वो अब बाहर निकलने की कोशिश करता है पर कोई चारा नहीं था। हालांकि इन दी एंड लियम को मिलता है एक अजीब लकड़ी का टुकड़ा जमीन पे पड़ा हुआ। अब रात हो जाती है और शुरू होती है घोस्ट मैरिज। जो को बेहोशी की हालत में लाया जाता है शादी के लिए। चार्ल्स की लाश को भी तैयार कर दिया गया था। बेहोश जो और मरे हुए चार्ल्स को अब आमने सामने लाकर शादी शुरू करी जाती है और वहीं लियम हार मान ही गया था पर उसे आइडिया आता है और वो एक घूमी हुई तार से गेट खोलने की कोशिश करता है। वहीं शादी में जो और चार्ल्स को बंद कर दिया जाता है कफन के अंदर। थोड़ी देर में जो को होश आ जाता है पर क्योंकि वो अब एक लाश के साथ एक छोटी सी जगह में बंद हो गई थी तो इस बेचारी का दम घुट जाता है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। कफन को देन कीलों से बंद कर दिया जाता है। हालांकि लकीली शादी के मंडप पे भाग कर आ जाती है मे की बहन लीसा। लीसा प्रीस्टेस को देखकर डर जाती है और वो उसे बताने लगती है ओथ ब्रेकर डीमन, जिससे हम समझ जाते हैं कि शायद प्रीस्टेस या प्रीस्टेस का कोई चेला ओथ ब्रेकर डीमन है। लीसा को देन भगा दिया जाता है पर फिर आता है लियम। तुरंत सारे गांव वाले प्रीस्टेस के कहने पे लियम पे हमला कर देते हैं पर लियम घूमता रहता है कफन के आसपास ताकि हमलों की वजह से कफन टूट जाए। इस लड़ाई का चालाकी से इस्तेमाल कर इन दी एंड लियम कफन खोल देता है जिससे जो की सांसें लौट आती है। प्रीस्टेस तुरंत चिल्लाती है कफन बंद करने के लिए पर देन जो जाग जाती है और सारे गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फाइनली लोगों को यकीन होने लगता है कि शायद ये प्रीस्टेस ढोंगी है जो आती है अपने असली रूप में और लियम सबको बताता है कि वो एक डिटेक्टिव है। ये दोनों गांव में इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे। जो जाओ परिवार को बताती है कि चार्ल्स की मौत का रीजन वो बताएगी क्योंकि वो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर है और प्रीस्टेस ने चार्ल्स की मौत के बारे में झूठी कहानी बनाई थी। यानी दोस्तों मूवी की शुरुआत में जो डिमोनिक हादसा हमने देखा था ना, वो बस एक बड़ी सी कहानी थी जो प्रीस्टेस ने बनाई थी गांव वालों को बुद्धू बनाने के लिए। नाउ जो करती है चार्ल्स की लाश का एनालिसिस। उसे चार्ल्स की छाती पे पिटाई के निशान मिलते हैं। ये साफ हो जाता है कि किसी ने उसकी हत्या करी थी। सवाल ये था कि हत्यारा कौन है। तभी गांव वाले चिल्लाने लगते हैं क्योंकि सबको दिखाई देती है स्कारलेट व्रैथ। तुरंत प्रीस्टेस स्टार्ट कर देती है एक रिचुअल आत्मा को भगाने के लिए और उसे रोक दिया जाता है। देन जो उठाती है एक तालिस्म और वो तालिस्म जलाकर लगा देती है कपड़े में आग। वो कपड़ा केरोसिन ऑयल से सना हुआ था जिससे आग पहुंच जाती है आत्मा तक। आत्मा के जलते ही लाल ड्रेस नीचे गिर जाती है। वो ड्रेस ऑब्वियसली लटकाई गई थी आत्मा के रूप में और ऐसी ही एक ड्रेस को लीसा चुरा कर ले गई थी प्रीस्टेस के पास से। यानी स्कारलेट व्रैथ भी असली नहीं थी। फाइनली प्रीस्टेस का भांडा फूट गया था। प्रीस्टेस लियम के सामने बैठकर माफी की भीख मांगने लगती है और वो बताती है कि ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया था। ये सब करवाया था जाओ परिवार के मुखिया ने। सीन थोड़ा सा पास्ट में जाता है जहाँ पे मुखिया प्रीस्टेस के साथ ये पूरी घोस्ट मैरिज प्लान कर रहा था। लियम अब मुखिया के सामने जाता है और उसे दिखाता है वो लकड़ी का टुकड़ा जो लियम को अभी थोड़ी देर पहले ही मिला था। ये टुकड़ा असल में मुखिया के डंडे का है। यानी मुखिया ही वो आदमी था जिसने चार्ल्स को पीट पीट कर मार दिया था। मुखिया ने देन प्रीस्टेस का इस्तेमाल किया था ताकि वो पूरे गांव को अपने ढोंग के वश में ले सके। फाइनली सच्चाई सामने आती है। सीन पास में आता है और हम देखते हैं चार्ल्स को जो घर की नौकरानी मे से प्यार करता था और शादी करना चाहता था। चार्ल्स और मे की शादी को मुखिया ने अप्रूव नहीं किया था और इन दी एंड मुखिया ने दोनों को अलग करवा दिया था। मे को ले जाकर बहुत ज्यादा पिटवाया गया था जिसकी वजह से मे का हो गया था मिसकैरेज। यही रीजन है कि मे ने खुदकुशी कर ली थी। मे की लाश को ढूंढा था उसकी बहन लीसा ने और ये ट्रॉमा देखने के बाद ही लीसा पागल हो गई थी। नाउ अपनी लवर
की मौत के बाद गुस्से में चार्ल्स ने जाओ फैमिली से सारे रिश्ते नाते तोड़ने का फैसला किया था। ये बात पता चली थी मुखिया को और दोनों में हो गई थी लड़ाई। उस लड़ाई में मुखिया ने चार्ल्स की छाती में डंडा मार दिया था। बात ये थी कि चार्ल्स का दिल ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमजोर था और इसलिए वो ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक की वजह से मारा गया था। मुखिया ने अपने पोते को गलती से मारा था, पर अपनी गलती छिपाने के लिए उसने ये सारा भूतिया पंगा किया। एनीवे, ये सारी कहानी के बाद मुखिया तो गिर जाता है लड़खड़ा कर, क्योंकि भाई वो अब जेल की हवा खाएगा। ये केस सॉल्व हो जाता है, पर बैम तभी सारे गांव वाले चिल्लाने लगते हैं कि डीमन आ गया, डीमन आ गया। पीछे देखने पे सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ओथ ब्रेकर डीमन ने प्रीस्टेस को बुरी तरीके से मार डाला था। जी हाँ, प्रीस्टेस ओथ ब्रेकर डीमन नहीं थी, ये कोई और है। तुरंत लियाम और जो अब भागते हैं डीमन को पकड़ने, पर दोनों ही जंगल में अलग अलग हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर इन दी एंड ओथ ब्रेकर जो को मारकर बेहोश कर कर अपने साथ ले जाता है। ओथ ब्रेकर जो को लेकर पहुंचता है वापस तांग जिन के पास। तांग जिन फिर से जो को देखकर बड़ा खुश था और ओथ ब्रेकर उतारता है अब अपना मुखौटा। वो निकलता है प्रीस्टेस का पार्टनर, यानी ओथ ब्रेकर अभी तक प्रीस्टेस के लिए काम कर रहा था, पर जैसे ही प्रीस्टेस ने सारी सच्चाई बताई तो ओथ ब्रेकर ने उसे मार डाला ताकि उसका और तांग जिन का भांडा ना फूट जाए। यानी दोस्तों, इन दोनों का कोई अलग स्कीम चल रहा था अभी तक। इतना ही नहीं, ओथ ब्रेकर ने लीसा को भी पकड़ रखा था। वो अब लीसा के जाकर हाथ की नस काट देता है और यहाँ पे खुलती है एक मिस्ट्री। असल में दोस्तों, टीमी की जब लाश मिली थी ना, तो उसकी भी हाथ की नस कटी हुई थी, यानी टीमी को मारा था ओथ ब्रेकर ने। ये आदमी एक सीरियल किलर है जो लड़कियों को मारकर उनकी लाशों के साथ इंटीमेट होता है और ये लाशें देन तांग जिन दुल्हन में बदल देता है, जिन्हें खरीद लेती है प्रीस्टेस घोस्ट मैरिज के लिए। ये था पूरा फंडा इस मूवी का। नाउ अब ओथ ब्रेकर जो की भी नस काटने वाला था कि तभी बाहर से आता है शोर। वो जाकर देखता है कि क्या माजरा है, पर वापस आने पे जो गायब हो गई थी। ऑब्वियसली ओथ ब्रेकर को लगता है कि जो भाग गई। वो तुरंत भागता है जंगल में जो को ढूंढने के लिए, पर जंगल में उस पर अटैक कर देता है लियम। दोनों में घमासान लड़ाई हो जाती है, जिसमें ओथ ब्रेकर कबूल लेता है कि उसी ने टीमी को मारा था। ये सुनकर लियम भी बस इतना बोलता है कि अब ओथ ब्रेकर का खेल खत्म। एंड देन जंगल में आ जाती है जो, जिसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे। जो को पोजेस कर रखा था टीमी की आत्मा ने। जो के पीछे और भी आत्माएं थी, जो वो सारी लड़कियां हैं जिनकी हत्या ओथ ब्रेकर ने करी थी। सारी आत्माएं अब डिमोनिक तरीके से बढ़ती हैं ओथ ब्रेकर की तरफ और वो भागता है अपनी जान बचाकर। हालांकि वो बेचारा भाग नहीं पाता और सारी आत्माएं उसे पकड़कर उस पर जानलेवा हमला कर देती है। वही पोजेस्ड जो को आता है एक विजन। विजन में वो देखती है खुद को टीमी की आत्मा के साथ। हमें यहाँ पे पता चलता है कि टीमी और जो बचपन में बेस्ट फ्रेंड्स थे। दोनों के पास सेम लाल धागा भी था और अब टीमी की आत्मा जो को थैंक यू बोलती है उसे इंसाफ दिलाने के लिए। देन टीमी जो को धक्का देकर भेज देती है रियल दुनिया में, जहाँ पे लड़कियों की आत्मा ने ओथ ब्रेकर को बुरी तरीके से मार डाला था। अब अगले दिन पुलिस वाले सारे मुजरिमों को गिरफ्तार कर लेते हैं। लड़कियों की लाशों को प्रॉपर बैरियल देने की तैयारी हो जाती है और हम लोग फाइनली जो के पापा से भी मिलते हैं। ये केस सॉल्व हो गया था। इन दी एंड टीमी का प्रॉपर फ्यूनरल कर दिया जाता है और इस केस के बाद जो और लियम को दोनों को ही समझ आ गया था कि भूत होते हैं, पर वो इतने डिमोनिक नहीं होते जितना इंसान की दुनिया उन्हें बनाकर रखती है। ज्यादा डिमोनिक होते हैं इंसान। भूत सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, उनका हमारी दुनिया में कोई काम नहीं, तो वो हमारी दुनिया में आने से भी बचते हैं। इस हैप्पी एंडिंग के साथ सब लोग घर चले जाते हैं और नदी के रिफ्लेक्शन में हम देख पाते हैं चार्ल्स और मे की आत्मा को, और वो दोनों आत्माएं शादी कर रही थी, यानी वो दोनों भी अब खुश रहेंगे। वेल, ये था पूरा रिकैप ब्राइड बियॉन्ड मूवी का। और लिटरली दोस्तों, मैं चाइनीज हॉरर मूवी के लिए ऐसा बहुत कम बोलता हूँ, पर ये मूवी काफी अच्छी थी। स्टोरी और प्लॉट सब कुछ सेंस वाला था और इसलिए मैं इसे दे रहा हूँ 7 आउट ऑफ 10। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। आप देख रहे हो डिमोनिका का जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, जहाँ पे ड्रिल सिंपल रहती है कि आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये छोटा सा सपोर्ट आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री है और हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर आप ही ऐसा नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा। जल्दी से हेल्प कर दो। मैं हूँ गैश और मैं चैनल अपडेट्स डालता हूँ टेलीग्राम पे और मैं पर्सनली सबका रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। और अब हम मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।